हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सवेल ब्रिज के बारे में बात करेंगे। पेपर आपका पास है तो इसलिए आप सभी को जल्द से जल्द यहाँ पर इन टॉपिक को क्लियर करना होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, हमने जैसा आपसे कहा है, इन टॉपिक को जल्दी क्लियर करते हैं। तो इसमें ब्रिज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रिज आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपसे पॉइंट वाइज चीज़ों को बात करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पॉइंट वाइज वहाँ पर लिखना है और जो इसका कह सकते हैं इसका डायग्राम है और साथ में फेजर डायग्राम है, इन सभी को वहाँ पर मेंशन करना है। तो पहले जान लेते हैं जो आपका मैक्सवेल ब्रिज होता है ये करता क्या है। और इससे पहले आपको बता दें, EIM का हो या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इन सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF और साथ में वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ पर सर्च करें और आपको मिल जाएगा उसका PDF। मैं भी फिर से उसको मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया उनको आप जल्द से जल्द प्रिपेयर करें। देखिए दोस्त, मैक्सवेल ब्रिज की बात करें तो आपसे सिंपल वे में बताया गया कि इस विधि के द्वारा मध्यम श्रेणी के प्रेरकत्व का विशुद्ध मापन किया जाता है। प्रेरकत्व का मतलब होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब ये जो आपकी कॉइल होती है, ये इसमें होता है इंडक्टेंस। तो ये क्या करता है, मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा हम किसी भी कॉइल का हम इंडक्टेंस, उसकी प्रॉपर्टी को ज्ञात करते हैं। तो ये क्या करता है, मध्यम श्रेणी के जो आपके होते हैं प्रेरकत्व, उनका विशुद्ध मापन करते हैं। इस विधि में एक अज्ञात स्वप्रेरकत्व अर्थात अननोन सेल्फ इंडक्टेंस का मान किसी ज्ञात परिवर्ती मानक स्वप्रेरकत्व अर्थात वेरिएबल स्टैंडर्ड सेल्फ इंडक्टेंस। कहने का सिंपल सा वे ये है कि आपका एक अज्ञात स्वप्रेरकत्व होगा जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और किसी ज्ञात मतलब वो जो वेरिएबल होगा और स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है। जैसे 1 मीटर आपका क्या है, एक मानक दूरी हुआ, ठीक है। मीटर क्या हुआ, एक मानक दूरी हुआ। उसी तरह ये आपका एक स्टैंडर्ड को हम जिसकी वैल्यू को ज्ञात करना, उससे क्या करेंगे, कंपैरिजन। वही चीज आपसे कहा गया कि अननोन सेल्फ इंडक्टेंस का मान किसी वेरिएबल स्टैंडर्ड, किसी ज्ञात वेरिएबल स्टैंडर्ड सेल्फ इंडक्टेंस से हम तुलना करते हैं अर्थात कंपैरिजन करते हैं। तो हम कंपैरिजन करने पर उसमें देखते हैं कि उसमें क्या वैल्यू है, और इसमें जब दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को हम तुलना करते हैं, किसी वैल्यू को ज्ञात करना, तो हम स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन करते हैं। तो इसी प्रकार मैक्सवेल ब्रिज पहला पॉइंट आपका ये हुआ। पहले पॉइंट में आप लिखेंगे मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा हम मध्यम श्रेणी के जो आपके होते हैं इंडक्टेंस, उसका विशुद्ध मापन हम करते हैं अर्थात उसका मापन करते हैं। इतना आप समझेंगे। ओके, अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो आप फिगर यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें जो मेंशन की है इसको ध्यान से देखिए। बीच में ये डिटेक्टर का यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये एक R1 रेजिस्टेंस है, ये इसका कॉइल का इंडक्टेंस कोइल है। देखिए रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस बोले प्रेरकत्व, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। तो आपके इसमें टोटल नंबर आप जो भुजा कहें या इंग्लिश में बोले आर्म, तो एक ये हुआ, 2 3 4, टोटल कितनी भुजा आपको दिख रही, एक, मतलब एक हो गया। यहाँ पर आपकी 2 भुजा हो गई, ये आपकी तीसरी भुजा हो गई, और ये आपकी चौथी भुजा हो गई। तो टोटल इसमें 4 भुजा मिलकर एक आपका ब्रिज बन रहा है। बीच में ये डिटेक्टर का यूज किया गया है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर आपका पहली भुजा में R1 रेजिस्टेंस है और कॉइल के साथ है, मतलब ये आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपकी कॉइल है इसमें इंडक्टेंस भी है, लेकिन इसमें आप देखेंगे केवल इसमें रेजिस्टेंस, इसमें इंडक्टेंस आपकी नहीं है। इसी प्रकार इस साइड में आप देखेंगे तो इसमें आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है और साथ में आपका क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये जो आपकी कॉइल है इसका भी आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इस साइड में आप देखेंगे तो इसका कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर इस ब्रिज को हम यहाँ पर E अर्थात एक बैटरी से यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए हम यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम सप्लाई इसको दे रहे हैं, और सप्लाई यहाँ पर जब ऐसे कि आपका ये करंट इसमें आएगी, ओके, और यहाँ पर 2 भाग में बढ़ जाएगी। चूंकि यहाँ पर 2 आर्म हो गए तो एक में आपकी ये I1 करंट जा रही है, इसमें आपकी क्या जा रही है, I2 करंट जा रही है, और जो ये आपकी करंट I1 इससे जा रही है, सेम इसी में ये भी आपकी जाएगी, ये भी आपकी I1 होगी। उसी प्रकार ये करंट
पॉइंट आपकी इसमें जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी I2 हो जाएगी। कहने का सिंपल सा वे ये है कि आपके इसमें आप ऐसे इसको ध्यान रखें कि जो आपका इसमें टोटल कितने 4 आर्म होते हैं, इस साइड में आपका R1 और L1 होगा और यहाँ पर आपका R2 और L2 होगा। मतलब जो आपकी फर्स्ट भुजा और सेकंड होगी, फर्स्ट और सेकंड आर्म होगी, इसमें आपका इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी रखी जाएगी और थर्ड और फोर्थ में आपकी कोई कॉइल का यूज नहीं किया जाएगा, उसमें केवल आपका रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए इसे कहते हैं क्या, नॉन इंडक्टेंस रेजिस्टेंस होगा। मतलब नॉन इंडक्टेंस का मतलब इसमें इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं होगी। आप जैसा देख सकते हैं इसमें कोई कॉइल का यूज नहीं, इसमें भी कोई कॉइल का यूज नहीं। मेन पॉइंट है यहाँ पर कैलकुलेशन, आप जब पेपर में उसमें लिखेंगे तो आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है, और उसके बाद आप कैलकुलेशन करते हैं। फेजर डायग्राम को यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर इसको हम मेंशन करते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कैलकुलेशन। देखिए दोस्त, इसमें कैलकुलेशन के अंतर्गत यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया कि जो L1 है आपका, वो प्रतिरोध R1 का अज्ञात स्वप्रेरकत्व है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे कहा गया कि L1 जो है वो प्रतिरोध R1 का अज्ञात स्वप्रेरकत्व है। देखिए ये जो आपकी आर्म है ये आपका अज्ञात है, अर्थात R1 की वैल्यू हो या फिर आपके L1 की वैल्यू, ये आपके अज्ञात हैं। जो आपका यहाँ पर है, जो वेरिएबल है, जो आपको ज्ञात है, वो R2 और L2 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात है, जो कि स्टैंडर्ड है। इसी से आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, यहाँ पर R1 और L1 का। तो यहाँ पर वही चीज आपसे लिखा गया, जो L1 है वो प्रतिरोध R1 का अज्ञात स्वप्रेरकत्व है, ठीक है, जिसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो R1 का क्या है, ये अज्ञात स्वप्रेरकत्व है। अज्ञात का मतलब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, किसकी, L1 की। L1 कहां पर है, फर्स्ट आर्म में, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताया जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है कि L2 क्या है, प्रतिरोध R2 का परिवर्ती स्वप्रेरकत्व, मतलब ये वेरिएबल सेल्फ इंडक्टेंस है। कहने का मतलब हमने क्या कहा आपसे, जो L2 है या फिर R2 है, यहां पर L2 जो आपको कहा गया प्रतिरोध R2 का, प्रतिरोध R2 कहां है, यहां पर आप ध्यान से देखें, ये आपका है, इसमें प्रतिरोध R2 है। किसका है R2, जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस R2 सेकंड आर्म है, इसका जो आपका है L2, उसकी जो आपकी रेजिस्टेंस है वो R2 है। तो वही चीज यहां पर आपसे कहा गया, L2 आपका प्रतिरोध R2 का परिवर्ती स्वप्रेरकत्व है, वेरिएबल सेल्फ इंडक्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट ये समझिए कि R2 स्वप्रेरकत्व L2 के श्रेणी क्रम में संयोजित परिवर्ती प्रतिरोध है। कहने का सिंपल सा वे। और देखिए लास्ट पॉइंट ये भी कहा गया कि R3 और R4 आपके नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। नॉन इंडक्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं, नॉन इंडक्टिव का मतलब जैसे कि आपका ये रेजिस्टेंस बना हुआ है तो इसमें ओनली रेजिस्टेंस है, कोई इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। ये नॉन इंडक्टेंस है, नॉन का मतलब नहीं, ऐसे समझिए, नॉन का मतलब नहीं, नॉन इंडक्टेंस मतलब इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो होगा क्या, केवल रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे आपका थर्ड और फोर्थ आर्म में कोई भी आपके कॉइल का यूज नहीं किया गया, ऐसा हम लेते ही है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये रूल इसमें होता है, ये ब्रिज में। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा कि थर्ड और फोर्थ में आपको नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लेना है, इसमें आपका इंडक्टिव, इसमें क्या होगा, इसमें इंडक्टिव रेजिस्टेंस आप लेंगे, अर्थात इसके साथ आपकी कॉइल भी कनेक्ट रहेगी। ये आपकी अज्ञात है आर्म, इसको ज्ञात करना है, और ये ऑलरेडी आपको ज्ञात है, जो कि वेरिएबल है और स्टैंडर्ड है। ओके, अब यहां पर आपको यह चीज मेंशन किया गया कि R2 जो है वो स्वप्रेरकत्व L2 के श्रेणी क्रम में संयोजित परिवर्ती प्रतिरोध है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका L2 है और इसके सीरीज में क्या लगा हुआ है, R2 रेजिस्टेंस। ये R2 रेजिस्टेंस सेकंड आर्म में ये जो इंडक्टेंस है उसके सीरीज में इसको कनेक्ट किया गया है, इसके सीरीज में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, और ये भी क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल आप इसलिए यहां पर रख रहे हैं कि एक यहां पर कह रहे हैं बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए। ओके, ऐसा आप देखिए, जब वेरिएबल होगा तभी हम इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करके आप वेरी करेंगे, जिससे आप पता पाएंगे कि यहां पर किस कंडीशन में बैलेंस कंडीशन होगी। अब यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बैलेंस कंडीशन होता क्या है, बैलेंस कंडीशन पर कब होगा। तो देखिए ये आपका जो है इसका जो इंपीडेंस होगा, इंपीडेंस बोले तो प्रतिबाधा, तो ये फर्स्ट आर्म की प्रतिबाधा Z1, सेकंड आर्म की प्रतिबाधा Z2, थर्ड आर्म की प्रतिबाधा Z3, और तो दोस्त यहां पर आपका ये है Z4, ठीक है, कितना है, Z4, मतलब इसका Z1, ये आपका Z2,
ये Z3 और ये Z4, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इम्पीडेंस होते हैं। इम्पीडेंस बोले तो प्रतिबाधा। ओके, प्रतिबाधा जो आपका होता है रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस का होता है। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा Z इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ओके, X क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, R रेजिस्टेंस और Z इम्पीडेंस। ये बात दूसरी है, यहाँ पर इसका काम नहीं है, लेकिन मेरा बताने का मतलब है कि इम्पीडेंस रजिस्टर और इंडक्टेंस से मिलकर बना होता है। अब ये चीज आपने यहाँ पर समझा, और बीच में लगा है क्या, डिटेक्टर। ये डिटेक्ट करता है कि आप में इसमें कितनी करंट आ रही है। लेकिन ध्यान रहे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, हमें बैलेंस कंडीशन को यहां पर करना है। तो यहां पर हमें बैलेंस कंडीशन बोले जिसे संतुलित अवस्था, तो बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं। तो जब ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में होता है तो Z1 Z4 इक्वल टू होता है Z2 Z3। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि जो आपका ये होगा इंडक्टेंस, आपका इंपीडेंस, ये Z1 है, ये आपका Z2 है, ये सेकंड भुजा इसलिए Z2 से कर रहे हैं, ये थर्ड भुजा इसलिए Z3, ये आपका Z4। तो इसमें क्या है कि जो आपके सामने सामने के, ऐसे आप समझिए कि Z1 और Z4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और इक्वल टू जो होगा वो Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अगर कंडीशन बनती है तो आपका क्या होगा, ये दर्शाता है कि आपका ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज किसमें है, बैलेंस कंडीशन में है, अर्थात ये संतुलित अवस्था में है। अगर ऐसा नहीं है तो बैलेंस कंडीशन में। और बैलेंस कंडीशन में इस डिटेक्टर से आपका यहां पर क्या होगा कि जो करंट आपकी आएगी, ऐसे ये करंट जाएगी, यहां से ये जाएगी, इसमें कोई ऐसा करंट नहीं फ्लो होने वाला। तो यहां पर क्या है कि आपको यह समझना है कि Z1 Z4 हमने ये चीज जो बताया, इसमें आपको ये मेंशन आसानी से किया गया कि प्रथम भुजा की जो प्रतिबाधा है, जिसे मैं इंपीडेंस कर रहा हूं Z, तो पहले जो आपकी फर्स्ट भुजा होगी इसमें Z1 इंपीडेंस होगा। तो Z1 में आपको लिखा गया R1 प्लस J⍵L1। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए R1, देखिए फर्स्ट भुजा अगर हम Z1 की इंपीडेंस लिखते हैं तो ये आपका है। अगर हम Z1 की बात करते हैं तो Z1 इक्वल टू R1, देखिए इसमें रेजिस्टेंस प्लस आपका क्वाइल है। ओके, तो यहां पर इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो आप लिखेंगे Z1। हमने क्या बताया, जो आपका इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस से मिलकर बना होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे R1 प्लस J⍵L1। अब J⍵L1 क्यों लिख रहे हैं, ये आपका कोणीय पे डिपेंड करता है, अर्थात जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपकी करंट और। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अब द्वितीय भुजा की, तो द्वितीय भुजा की प्रतिबाधा इंपीडेंस आप देखेंगे Z2 इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल r2 J⍵L2 है। अच्छा, यहाँ पर J⍵L2 है और यहाँ पर J⍵L1 है। इसका रीजन यही है कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड, अर्थात आपका प्रथम और द्वितीय जो आपकी आर्म है, भुजा है, उसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर R1 के साथ यहाँ पर आपका कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस कॉइल के लिए यहाँ पर J⍵L1 का यूज किया जा रहा है, इंडक्टेंस की ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर भी सेकंड भी जो आपकी आर्म है, भुजा है, इसमें भी आपका है क्या, इंडक्टेंस, इसलिए इसमें J⍵L2 का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए देखिए टोटल रेजिस्टेंस अगर हम इंपीडेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस प्लस इंपीडेंस, रेजिस्टेंस प्लस आपका यहां पर क्या है, इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड करेंगे। तो यहां पर आपका Z1 का देखेंगे तो R1 प्लस J⍵L1 ये आपका हो गया। अगर इसका हम देखेंगे तो आपका Z2 इक्वल टू R2 रेजिस्टेंस है प्लस स्मॉल r2 कॉइल का रेजिस्टेंस है प्लस आपका J⍵L2 हो गया। तो ये किसका हुआ, ये सेकंड का हो गया ये वाला, और ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट का हो गया। तो Z1 Z2 की वैल्यू आ गई। अब Z3 की वैल्यू देखेंगे तो Z3 में केवल आपका रेजिस्टेंस R3 है, तो Z3 इक्वल टू आपका R3 हो जाएगा। इसमें कोई भी कॉइल का यूज नहीं किया गया, ये आपका नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। ओके, इसी प्रकार फोर्थ वाला देखेंगे, इसमें केवल R4 का यूज किया गया। इस प्रकार Z4 इक्वल टू क्या हुआ, R4, अर्थात इंपीडेंस आपके रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो यहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ रही है किस प्रकार से यहां पर किया गया है। अब यहां पर आप देखेंगे, हमने आपको क्या बताया, ब्रिज के संतुलन अर्थात बैलेंस की जब कंडीशन होती है तो बैलेंस ब्रिज जब आपका बैलेंस कंडीशन होगा तो Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 होगा। ऐसे आप यहां पर समझिए, वहां पर हो सकता है आप अंक में गलती करें। कहने का मतलब ये फर्स्ट आर्म है, ये आपका क्या है, ये फर्स्ट आर्म है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड आर्म है, आर्म मतलब भुजा, ये आपका फोर्थ है। तो सामने सामने का आप मल्टीप्लाई करिए, ये सामने इनका, ये आपका Z1 हो गया, ये आपका 4 वाला Z4 हो गया। ओके, सेकंड भुजा का जो इंपीडेंस है आपका Z2 है और थर्ड भुजा का आपका Z3 है। तो सामने सामने का मल्टीप्लाई होगा, वो आपका दोनों का जो इक्वल होगा, उस कंडीशन में जो आपका यहां पर होगा,
तो इसे कहते हैं बैलेंस कंडीशन। तो जब ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में होगा तो Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने आपको Z1 Z2 Z3 सभी की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या है, यहाँ पर सभी की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखा है। ये आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टोटल चारों भुजाओं की आपने वैल्यू निकाल रखी है। और आपका जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 होता है। ये कंडीशन में इसी में पुट कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा बैलेंस कंडीशन ये है तो Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 का ये आपका इक्वेशन है R1 प्लस J ओमेगा L1। तो यहाँ पर Z1 की जगह पर आप रखेंगे R1 प्लस J ओमेगा L1 और प्लस Z4 इंटू Z4 है। Z4 की वैल्यू आपकी कितनी है, R4 है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर Z2 और Z3 है। Z2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी सेकेंड आर्म की निकाला है R2 प्लस स्मॉल R2 प्लस J ओमेगा L2। R2 क्या है, जो आपकी क्वाइल उसमें लगा हुआ है सेकेंड आर्म में, पहले आपका वेरिएबल रजिस्टेंस है प्लस उसके साथ में वेरिएबल क्या है, आपकी क्वाइल है। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल को दर्शाता है, जो आप इस प्रकार से लगा देते हैं। जैसे कि आपका ये रजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, ये आपका रजिस्टेंस है। सिंपल इसको और क्लियर बनाते हैं, ये आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस है। इसमें आपने ये कर दिया तो ये आपका क्या हुआ, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, अर्थात इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर सिंपली आपका ये लिखा है तो ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस हुआ, अर्थात ये मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो 2 ओम का है। लेकिन अगर आपका रेजिस्टेंस के साथ इस प्रकार सा एरो लगा दिया तो इसका मतलब है इसको हम वेरी करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल जो सेकेंड आर्म है उसका दोनों का क्या है, आपका जो क्वाइल है, ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस है साथ में जो क्वाइल है, दोनों क्या है, वेरिएबल है। चलिए एडजस्ट किया जाता है, वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। समझिए यहाँ पर आपको क्या है कि आपने Z1 Z4 की वैल्यू रख दी, Z2 की वैल्यू आपकी कितनी थी, Z2 की वैल्यू ये है आपका, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और Z3 की वैल्यू आपका कितना है, Z3 जो थर्ड आर्म था उसके रेजिस्टेंस कितना, केवल उसमें जो आपका इंपिडेंस होगा केवल रेजिस्टेंस के कारण होगा, तो वो आपका R3 है। तो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर देखिए Z2 हो गया, यहाँ पर आपका Z2 हो गया और Z3, तो Z2 की वैल्यू ये आपकी हो गई और यहाँ पर हमने पुट कर दिया, और Z3 की वैल्यू यहाँ पर हमने R3 पुट किया ये वैल्यू से। ओके, अब यहाँ पर R3 के हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड में R4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पर R4 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R4 होगा, यहाँ पर आपका J ओमेगा L1 इंटू क्या होगा, R4 होगा, चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं R4 से। इसी प्रकार R3 से करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इतना ले रहे हैं R2 प्लस स्मॉल R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू R3 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका J ओमेगा L2 इंटू R3 होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब Z1 Z3 नहीं, Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 है। ये आपकी बैलेंस कंडीशन होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं, इसी में वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी। फिर हम यहाँ पर R4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा, यहाँ पर R3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपको यहाँ पर अलग अलग करना, अर्थात यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल का रियल से कंपैरिजन करेंगे और इमेजिनरी का इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, देखिए आपने पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्या, तो उसमें आई को आप देखते थे तो आई एक सम्मिश्र संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पर जे जो है ये आपका एक सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत है। तो जैसे कि आपका आई की वैल्यू वहां पर होती थी √-1 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती थी, -1। सिंपल सी बात है, आई का आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये आई स्क्वायर होगा और √-1 का होल स्क्वायर इस साइड में होगा तो आपका -1 आएगा। तो इसी प्रकार यहां पर j की जो वैल्यू होती है √-1 होती है और j स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होती है, -1 होती है। ये तो आपके नॉलेज के लिए हमने ये चीज बता दिया कि ये चीज आपका होता है, इससे आप समझ पाएं कि हो क्या रहा है, हम कंपैरिजन किससे, इमेजिनरी और रियल का मतलब क्या है। इसमें रियल आप देखिए क्या है, देखिए j जिसके साथ नहीं है वो आपका रियल पार्ट है, मतलब जो आपका इक्वेशन होता है, जैसे कि आप समझिए जैसे x प्लस आई वाई लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे x प्लस वाई जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें बताइए रियल कौन है, इमेजिनरी का है। तो यहाँ पर जिसके साथ आई नहीं है वो आपका क्या है, पहला वो आपका रियल पार्ट है। ओके, और जो ये आई जिसके साथ है तो वाई इसमें क्या है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आई होगा। उसी प्रकार आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि x प्लस जे वाई लिखा हुआ है तो ये आपका रियल है और जो जे जिसके साथ है ये आपका क्या है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये आपका क्या है, ये आपका रियल पार्ट है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए
जे किसके साथ है, इसके साथ है, और इस साइड में आप देखेंगे इसके साथ है। तो इसका कंपैरिजन इसी से करेंगे, और इसमें जे नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट आपका R1 जो होगा, R1 R4 ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों रियल हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं भाई। देखिए, आप प्लस का प्लस से ही मतलब रखेंगे, माइनस का माइनस से, मतलब यहां पर सिमिलरिटी की बात हो रही है। तो ये दोनों रियल हैं, तो इसलिए हम रियल की ही बात करेंगे। तो यहां पर ये R1 का R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस स्मॉल r2 इंटू R3। इमेजिनरी पार्ट हम देखते हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। इसमें आप क्या छोड़ेंगे, जे आप देखिए, और यहां पर जे देखिए, ओमेगा देखेंगे, दोनों अगर आप इक्वल इसको करते हैं तो ओमेगा ओमेगा आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, इसको कंपैरिजन करने पर अगर आप देखेंगे तो जो जे ओमेगा L1 R4 इक्वल टू जे ओमेगा L2 R3 यही होगा। ओके, जे ओमेगा से आपका जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, आपका L1 R4 इक्वल टू L2 R3 यही आपका बचेगा इसमें। तो वही चीज हमने यहां पर लिखा है, आप यहां पर ध्यान से देखें। यहां पर आप देखें L1 R4 ये बचेगा, और यहां पर आपका L2 R3 ये बचेगा। क्योंकि जे ओमेगा दोनों कैंसिल होगा। ये कंपैरिजन करेंगे इमेजिनरी पार्ट का, तो इतना आएगा। तो हमें रियल और इमेजिनरी को कंपैरिजन करना है। अब आपका आंसर यहां पर आ चुका है। मतलब जो आपको यहां पर करना था, इसको कल मिलाकर इसका मतलब सत्यापित करना था या आपको वैल्यू निकालना था, वो चीज आपको मिल चुका है, जैसे कि यहां पर आप देख पाएंगे। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, क्या इन दोनों इक्वेशन को आप कंपैरिजन करके इतना लिख सकते हैं? देखिए कैसे। यहां पर अगर आपका R1 लिखा है और ये आपका R2 प्लस स्मॉल r2 लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं R1 अपान में लिख सकते हैं कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, R3 अपान R4। ये पार्ट आपका इस साइड बच जाएगा, तो वो चीज हमने यहां पर लिख दिया है। ओके, अब यहां पर ये आप जब लिख लेंगे, इतना लिख लेते हैं। अब ध्यान से यहां पर देखेंगे, ये इसमें आप लिख सकते हैं L1 अपान L2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, L1 अपान L2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं R3 अपान R4, R3 अपान R4। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या आपको इक्वल दिख रही, मतलब इसकी जगह पर हम L1 अपान L2 को पुट कर सकते हैं। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? यहां पर मेरा कहने का सिंपल सा वे है दोस्त कि आप इसको लिख सकते हैं L1 अपान L2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, R3 अपान R4, ये वैल्यू लिख सकते हैं। और यहां पर जो इक्वेशन है, इसमें अगर आप R1 अपान लिख देते हैं R2 प्लस स्मॉल r2, तो क्या बचेगा, यही पार्ट तो आपका यहां पर बचेगा। इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर ये जब दोनों आपके इक्वल होंगे तो इसके दोनों बराबर आप लिख सकते हैं, नहीं मतलब ये वैल्यू आप यहां पर रख सकते हैं इक्वल टू L1 अपान L2। ये आपको यहां पर आपको सत्यापित या प्रूफ करना था, इस फॉर्म में इसको लाना था, तभी ये आपका मैक्सवेल ब्रिज को दर्शाता है। अब यहां पर ये आपको बताया गया कि सामान्यतः जो R3 और R4 होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो आप 10 ओम या 100 या फिर 1000 या 10,000 ओम तक आप वैल्यू ले सकते हैं। और R2 एक